नमस्कार, श्रुतिपीडिया में आपका स्वागत है। आज 20 सितंबर 2025 है और हम आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों और घटनाओं पर एक विस्तृत नजर डालेंगे। हमारा लक्ष्य है इन विषयों को यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से समझना। हाँ, और इस पूरी चर्चा के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से मिल जाएंगे। तो आज हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जी, जिनमें शामिल हैं केरल की एक महत्वपूर्ण नदी, फिर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल एक नया गश्ती पोत, एक महत्वपूर्ण कानून पर भी बात होगी और एक हालिया अंतर्राष्ट्रीय रक्षा समझौते पर भी। बिल्कुल। और हम न केवल इन घटनाओं के तथ्यों को समझेंगे बल्कि यूपीएससी सिलेबस से उनका क्या संबंध है, पिछले वर्षों के प्रश्नों मतलब पीवाईक्यूज के आधार पर उनका महत्व क्या है और परीक्षा के लिए मुख्य बातें क्या हैं, उन पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। तो चलिए इसे खोलते हैं, आज की इस पड़ताल को शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं केरल की पंबा नदी से। ये आजकल चर्चा में है। हाँ, पंपा केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है ये, पेरियार और भरतपुझा के बाद। बिल्कुल। लेकिन इसका जो सांस्कृतिक महत्व है वो शायद सबसे ज्यादा है। हाँ, ये बात तो है। इसे दक्षिणा भगीरथी या केरल की गंगा भी कहते हैं। अच्छा। और सबरीमाला जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए तो ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है। वो इसमें स्नान करते हैं। और यहाँ एक त्रिवेणी संगम भी है ना? जी हाँ, त्रिवेणी संगम जहाँ पंबा, अचनकोविल और मणिमाला नदियां मिलती हैं। अब अगर हम इसके भौगोलिक पहलू को देखें, कहाँ से निकलती है ये? ये पश्चिमी घाट की पुलची मालाई पहाड़ी से निकलती है, करीब 1650 मीटर की ऊंचाई से। अच्छा। और इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। ये पश्चिमी घाट से निकलकर बहती है और फिर कई धाराओं में बंटकर अरब सागर में मिल जाती है। इसका पूरा बेसिन, जो लगभग 2235 वर्ग किलोमीटर का है, वो पूरा का पूरा केरल में ही पड़ता है। अच्छा, पूरी तरह केरल में? हाँ। इसके पूर्व में वेस्टर्न घाट्स हैं और पश्चिम में अरब सागर। और इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, हाँ, उनमें कक्कीयार, अजूताआर, कक्कड़ार, कल्लर, मणिमाला और अचनकोविल शामिल हैं। और क्योंकि ये पश्चिमी घाट से निकलती है तो ये इलाका मतलब इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, पारिस्थितिक रूप से काफी संवेदनशील। सही में कहा। और आर्थिक और पारिस्थितिक पहलू भी जुड़े हैं इससे, जैसे सिंचाई के लिए तो महत्वपूर्ण होगी ही। हाँ बिल्कुल, खेती के लिए खासकर धान, नारियल, केले की खेती में मदद मिलती है। और बिजली? हाँ, जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर भी। इसकी सहायक नदियां हैं जैसे कक्कीयार, उन पर कक्की और अनथोड़ जैसे बांध बने हैं जिनसे बिजली पैदा होती है। लेकिन चुनौतियां भी है, प्रदूषण का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, वो एक बड़ी समस्या है। बढ़ता हुआ पर्यटन, फिर धार्मिक अनुष्ठान और अनट्रीटेड स्वेज मतलब बिना साफ किया गंदा पानी नदी में छोड़ा जाना, ये सब प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। और 2018 की बाढ़, वो तो काफी भयानक थी। बिल्कुल, 2018 की केरल बाढ़ के दौरान पंबा बेसिन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अब यूपीएससी के नजरिए से ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है? ये काफी अहम है। देखिए, ये भूगोल से जुड़ता है, नदी प्रणाली, पश्चिमी घाट, पर्यावरण से जुड़ता है, प्रदूषण, बाढ़ और संस्कृति से भी, तीर्थ यात्रा। और पिछले वर्षों के प्रश्न देखें, पीवाईक्यूज, तो इसका महत्व और साफ होता है। जैसे एसएससी 2023 में एक सवाल था केरल की नदियों पर। अच्छा। उसमें एक कथन था कि पंबा वेम्बनाड झील में गिरती है। ये कथन सही था। बाकी दो कथन नदियों की लंबाई के क्रम पर थे, जो गलत थे। सही क्रम याद रखना जरूरी है। पेरियार सबसे लंबी, फिर भरतपुझा और फिर तीसरे नंबर पर पंबा। तो क्रम महत्वपूर्ण है। हाँ, और एक और सवाल एनडीए 2019 में पूछा गया था कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती। विकल्प थे पेरियार, भरतपुझा, पंबा और ताम्रपर्णी। अच्छा। अब पेरियार, भरतपुझा, पंबा ये तीनों केरल की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ताम्रपर्णी तमिलनाडु की है और पूर्व की ओर बहती है। तो सही जवाब ताम्रपर्णी हुआ। बिल्कुल, तो इससे प्रवाह की दिशा का महत्व पता चलता है। तो एक त्वरित पुनर्कथन करें अगर पंबा नदी का, तीसरी सबसे लंबी, दक्षिणा भगीरथी, सबरीमाला कनेक्शन, पुलचीमलाई से निकलती है और प्रदूषण, बाढ़ जैसे मुद्दे हैं, लंबाई का क्रम और प्रवाह दिशा याद रखनी है। एकदम सही। चलिए अब पंबा नदी की चुनौतियों से आगे बढ़ते हैं और भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल मतलब आईसीजी ने एक नया जहाज शामिल किया है, अदम्य। हाँ, फास्ट पेट्रोल वेसल एफपीवी, अदम्य। इसे ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर कमीशन किया गया है, मतलब तैनात किया गया है। और ये अदम्य श्रेणी का पहला जहाज है। जी हाँ, ये 8 जहाजों की श्रृंखला का पहला है और खास बात यह है कि ये मेक इन इंडिया के तहत बना है।
इसमें 60% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री मतलब इंडिजिनस कंटेंट लगा है। 60% से ज्यादा, ये तो काफी महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। तकनीकी तौर पर देखें तो ये 51 मीटर लंबा है। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट लगभग 320 टन का है। इसमें 2 पावरफुल डीजल इंजन लगे हैं जो इसे 28 समुद्री मील यानी करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे सकते हैं। और ये कितनी दूर तक जा सकता है? किफायती गति पर यानी इकोनॉमिकल स्पीड पर ये एक बार में 1500 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 2700 किलोमीटर तक गश्त कर सकता है। और इसमें खास तकनीक भी है। ये आईसीजी का पहला जहाज है जिसमें स्वदेशी कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर यानी सीपीपीज लगे हैं। सीपीपीज ये क्या होते हैं? ये प्रोपेलर के ब्लेड का एंगल बदलने की सुविधा देते हैं। इससे जहाज की मैन्यूवरेबिलिटी यानी मुड़ने घूमने की क्षमता और फ्यूल एफिशिएंसी यानी ईंधन की बचत दोनों बेहतर होती हैं। अच्छा, तो ये तो तकनीकी रूप से काफी उन्नत है। रणनीतिक तौर पर इसका क्या महत्व है? रणनीतिक तौर पर यह बहुत अहम है। पहला, ये पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में हमारी निगरानी क्षमता को मजबूत करेगा। तस्करी रोकना, अवैध शिकार पर लगाम लगाना, खोज और बचाव अभियान यानी एसएआर चलाना और समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करना, इन सब में ये मदद करेगा। दूसरा, जैसा आपने कहा, 60% से ज्यादा स्वदेशी होना। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को सीधा बढ़ावा देता है। आयात पर निर्भरता कम होती है। सही बात है। और देश में ही डिफेंस शिप बिल्डिंग का पूरा इकोसिस्टम मजबूत होता है। तीसरा, ये आईसीजी के बेड़े के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर है। मतलब ये मौजूदा क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। भारत की जो विशाल समुद्री सीमा है, ईईजेड है, करीब 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर का, और हमारी ब्लू इकोनॉमी, इन सब की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और आखिर में बंगाल की खाड़ी रणनीतिक रूप से वैसे भी बहुत संवेदनशील है। हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियां, ऊर्जा सुरक्षा, इन सब को देखते हुए अदम्य जैसे जहाज भारत को इस क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मतलब एक जिम्मेदार सुरक्षा प्रदाता के तौर पर स्थापित करने में मदद करते हैं। तो ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि हमारे पूरी समुद्री सुरक्षा रणनीति का एक अहम पुर्जा है। यूपीएससी के लिहाज से कैसे जुड़ता है? ये सीधा GS3 से जुड़ता है। रक्षा प्रौद्योगिकी, स्वदेशीकरण, समुद्री सुरक्षा और तटरक्षक बल की भूमिका। एक PYQ का उदाहरण दूं तो 2014 के CAFP-SC परीक्षा में आईसीजी के कर्तव्यों पर सवाल था। अच्छा। उसमें पूछा गया था कि समुद्री पर्यावरण का संरक्षण, कृत्रिम द्वीपों की सुरक्षा और तस्करी विरोधी अभियानों में मदद, इनमें से कौन से आईसीजी के काम है? अच्छा। और तीनों ही सही थे। अच्छा, तीनों? हाँ। तो इससे पता चलता है कि आईसीजी के कामों की पूरी रेंज समझनी जरूरी है। सुरक्षा, कानून लागू करना, पर्यावरण बचाना, बचाव कार्य और नौसेना की मदद करना, अदम्य इन सब में आईसीजी की क्षमता बढ़ाएगा। तो अदम्य पर मुख्य बातें: नया FPV पारादीप में कमीशन, अदम्य श्रेणी का पहला, 60% से ज्यादा स्वदेशी, CPPS तकनीक और उद्देश्य EEZ गश्त, SAR, तस्करी रोकना, महत्व समुद्री सुरक्षा, मेक इन इंडिया, आईसीजी क्षमता वृद्धि। बिल्कुल। चलिए अब एक ऐसे कानून पर आते हैं जो अक्सर खबरों में और बहसों में रहता है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA। हाँ, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये 1967 का कानून है। मूल उद्देश्य था भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों से निपटना, खासकर आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़ी गतिविधियां। इसके मुख्य प्रावधान क्या है, अगर हम संक्षेप में समझे? मोटा-मोटा देखें तो ये कानून आतंकवादी कृत्य की परिभाषा देता है। सरकार को अधिकार देता है कि किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दे, उसे बैन कर दे। 2019 में एक बड़ा संशोधन हुआ जिसके बाद सरकार व्यक्तियों को भी आतंकवादी नामित कर सकती है। हाँ, ये काफी चर्चा में था। बिल्कुल। इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत का प्रावधान है। मतलब शक के आधार पर बिना चार्ज लगाए किसी को लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। अच्छा। टेरर फाइनेंसिंग यानी आतंकवाद के लिए पैसा जुटाना या इस्तेमाल करना, ये भी अपराध है। और NIA जैसी एजेंसियों को देश भर में जांच और मुकदमा चलाने के व्यापक अधिकार हैं। और इसे समय समय पर जैसे 2004, 2008, 2019 में और सख्त बनाया गया है। लेकिन इस कानून की आलोचना भी बहुत होती है। कहा जाता है कि ये सरकार को बहुत ज्यादा शक्तियां दे देता है जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ये चिंताएं बिल्कुल हैं। आलोचक कहते हैं कि इससे दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है, जैसे असहमति की आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है या अवैध हिरासत के लिए। मानवाधिकारों पर भी चिंता जताई जाती है, खासकर प्रिवेंटिव डिटेंशन और व्यक्तियों को आतंकवादी नामित करने वाले प्रावधानों को लेकर।
सिविल लिबर्टीज के हनन की बात होती है। सही है। ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, शिक्षाविदों, यहाँ तक कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी हुआ है। तो फिर संतुलन कैसे बने? सुरक्षा भी जरूरी है और नागरिक आजादी भी। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत और नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संतुलन साधना। कानून की जो व्यापक परिभाषाएं हैं वो एजेंसियों को लचीलापन तो देती हैं बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए, लेकिन यही लचीलापन दुरुपयोग की आशंका भी पैदा करता है। इसीलिए सुधारों की मांग उठती है, जैसे ज्यादा मजबूत जुडिशियल ओवरसाइट, मतलब न्यायिक निगरानी हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए और सेफगार्ड हो, व्यक्तियों को आतंकवादी नामित करने की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह, मतलब ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो। यूपीएससी परीक्षा के लिए ये टॉपिक कितना संवेदनशील और महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। ये GS2 में आता है, सरकारी नीतियां, अधिकार संबंधी मुद्दे, और GS3 में भी आंतरिक सुरक्षा, आतंकवादी विरोधी कानून। 2019 के यूपीएससी मेंस में तो सीधा सवाल ही था इस पे। अच्छा, क्या सवाल था? सवाल था कि सरकार ने UAPA और NIA एक्ट में हाल में जो संशोधन किए हैं वो मौजूदा सुरक्षा माहौल में क्यों जरूरी हैं और मानवाधिकार संगठन इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका विश्लेषण करें। तो इसका जवाब देने के लिए तो इसके लिए आपको कानून के प्रावधान पता होने चाहिए, खासकर 2019 के संशोधनों के पीछे सरकार का तर्क क्या है, सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं और मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताएं क्या हैं। इन सब पहलुओं की समझ होनी चाहिए और अंत में सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता की बहस पर एक संतुलित नजरिया रखना होगा। तो UAPA पर मुख्य बातें: 1967 का कानून, आतंकवाद, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए विशेषताएं, आतंकी परिभाषा, संगठन, व्यक्ति, पदनाम, निवारक हिरासत, NIA जांच, आलोचना, दुरुपयोग, मानवाधिकार चिंताएं, UPSC महत्व, GS2-3, सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता डिबेट। एकदम सही। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर रुख करते हैं। एक खबर है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए एक नए रक्षा समझौते की। जी, ये है सऊदी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, यानी SMDA 2025। इस पर 17 सितंबर को रियाद में साइन हुए हैं। ये समझौता एक तरह से पाकिस्तान को सऊदी अरब की सुरक्षा चिंताओं से सीधे तौर पर जोड़ता है, खासकर ईरान, यमन या इस क्षेत्र में जो दूसरे तनाव हैं उनके संदर्भ में। इसे कुछ लोग संदिग्ध बीमा पॉलिसी कह रहे हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये टर्म इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ऐसा लगता है कि दोनों देशों की उम्मीदें शायद थोड़ी अलग-अलग हैं। अच्छा। मतलब सऊदी अरब शायद पाकिस्तान से एक भरोसेमंद सैन्य बल चाहता है, बूट्स ऑन द ग्राउंड, और कुछ हद तक शायद परमाणु सुरक्षा का बैकअप भी, हालांकि ये बहुत पेचीदा और मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की उम्मीद है कि वो सऊदी की असुरक्षा का फायदा उठाकर उससे पैसा, सस्ता तेल, हथियार वगैरह हासिल कर ले और अमेरिका का भरोसा भी जीत ले, वो भी बिना सऊदी की लड़ाइयों में सीधे उलझे। लेकिन इन दोनों के रक्षा संबंध तो काफी पुराने हैं, फिर इस नए समझौते की क्या जरूरत आन पड़ी? हाँ, रिश्ते तो 1951 से हैं और 1979-89 के दौरान तो बहुत गहरे थे, जब हजारों पाकिस्तानी सैनिक सऊदी में तैनात थे। अच्छा। लेकिन बाद में कुछ अविश्वास बढ़ा, खासकर जब पाकिस्तान ने 1990 के कुवैत युद्ध और 2015 के यमन युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिक भेजने से इनकार कर दिया था। हाल के घटनाक्रम देखें तो जून 2025 में पाक PM और आर्मी चीफ की MBS से मुलाकात हुई। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी पाक आर्मी चीफ की मेजबानी की। कुछ लोग इसे SMDA के पीछे अमेरिकी दबाव की तरह देख रहे हैं। इसका एक बड़ा बैकग्राउंड ये भी है कि 2023 के हमास हमले के बाद सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन रुका। फिर 2025 में कतर पर कथित हमले के बाद खाड़ी देशों का अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर भरोसा कुछ कम हुआ है, तो शायद सऊदी दूसरे सुरक्षा विकल्प तलाश रहा है। तो सऊदी को लगता है कि पाकिस्तान एक अच्छा विकल्प है? शायद एक हद तक। देखिए, सऊदी शायद अरब या तुर्की जैसे देशों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता और न ही वो स्थायी अमेरिकी या नाटो बेस चाहता है। क्यों? शायद अंदरूनी धार्मिक या राजनीतिक प्रतिक्रिया के डर से। ऐसे में पाकिस्तान, जो एक मुस्लिम देश है, परमाणु शक्ति है, रेगिस्तानी युद्ध का अनुभव भी है, वो एक विकल्प दिखता है। लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। पाकिस्तान का चीन से गहरा रिश्ता है और परमाणु तकनीक का ट्रांसफर तो लगभग नामुमकिन है। और पाकिस्तान क्या सोच रहा है? पाकिस्तान की कोशिश शायद यही है कि सऊदी की लड़ाइयों से बचा जाए, लेकिन उसकी असुरक्षा को भुनाया जाए। पैसा, तेल, हथियार, अमेरिकी गुडविल और शायद भारत के खिलाफ भी इसे इस्तेमाल करने की सोचें। तो असल में इस समझौते से होगा क्या? क्या ये सिर्फ दिखावा है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? ज्यादातर जानकारों का मानना है कि ये शायद प्रैक्टिकल से ज्यादा सिंबॉलिक रहेगा।
मतलब जमीन पर सैन्य सहयोग शायद उतना न हो जितना कागज पर दिख रहा है। अच्छा। हो सकता है पाकिस्तान कुछ सीमित सैनिक भेज दें ट्रेनिंग वगैरह के लिए, लेकिन बड़ी तैनाती की उम्मीद कम है। शायद इसका एक बड़ा मकसद पाकिस्तान को ईरान के और करीब जाने से रोकना भी हो। और भारत के लिए? देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और सऊदी अरब का एक बहुत अहम पार्टनर है एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और लाखों भारतीय जो वहां काम करते हैं उनके लिहाज से। हाँ, ये तो है। 2014 के बाद से भारत सऊदी रिश्ते वैसे भी बहुत मजबूत हुए हैं। डिफेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ट्रेड, और सऊदी ने भारत में $100 बिलियन के निवेश की योजना भी बनाई है। तो ऐसा लगता है कि सऊदी अरब एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते रख रहा है और भारत के साथ भी। कुछ रिपोर्टों में तो ये भी कहा गया है कि इस एसएमडीए से पहले भारत से सलाह मशवरा किया गया था। अगर ये सच है तो ये दिखाता है कि रियाद भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप को कितना महत्व देता है। तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत के लिए जरूरी है कि वो इस पाक सऊदी रक्षा धुरी पर नजर रखें, लेकिन साथ ही अपने मजबूत आर्थिक और ऊर्जा संबंधों का लाभ उठाकर रियाद का पसंदीदा भागीदार बना रहें। यूपीएससी के लिए ये GS2 का टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और पड़ोस, पश्चिम एशिया, द्विपक्षीय समझौते। तो ये एक जटिल भू राजनीतिक खेल है जिस पर लगातार नजर रखनी होगी। चलिए, आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। पंबा नदी की भौगोलिक और सांस्कृतिक अहमियत, तटरक्षक बल का नया जहाज अदम्य और समुद्री सुरक्षा में उसकी भूमिका, UAPA कानून और उससे जुड़े सुरक्षा बनाम मानवाधिकार के सवाल, बिल्कुल, और आखिर में सऊदी पाकिस्तान का नया रक्षा समझौता, उसके पीछे की राजनीति और भारत पर उसके संभावित असर। और अंत में एक विचार छोड़ जाता हूँ सबके सोचने के लिए कि पश्चिम एशिया का माहौल तेजी से बदल रहा है। ऐसे में ये सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता असल में कितना प्रभावी होगा? क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम बनकर रह जाएगा या इसके गहरे रणनीतिक नतीजे निकलेंगे जो भारत की क्षेत्रीय रणनीति को भी किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, ये एक अहम सवाल है। आज की इस चर्चा पर श्रोताओं की क्या राय है? कौन सा मुद्दा सबसे अहम लगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। और अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो श्रुतिपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। याद रखिएगा, इस चर्चा के नोट्स PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक पर उपलब्ध हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।